कहा जाता है कि अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति कुछ भी बोलता है और कुछ भी इसलिए बोलता है क्योंकि बोलते वक्त सोचने समझने का समय ही नहीं मिलता और जब हम बोलते हैं तो विचारने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि जो लोग भी गहरी बातें करते हैं वो धीरे धीरे बोलते हैं। अब यदि सामान्य व्यक्ति अत्यधिक बोले, कुछ भी बोले, अनाप शनाप बोले, उल्टा सीधा बोले, ऊटपटांग बोले, अंड बंड संड बोले तो उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। मगर जरा कल्पना करिए और कल्पना क्या करना है, हकीकत को समझिए। 140 करोड़ की आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री यदि कुछ भी बोलते हैं तो ये कितना शर्मनाक है। हुजूर को लगातार झूठ बोलने की आदत है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने लाभ के अनुसार प्रयोग करने की आदत है, ये हम सब ने देखा है। और यदि व्यक्ति कोई ऐसा झूठ बोले जो पकड़ा नहीं जाएगा तो अलग बात होती है। यहाँ तो साहब ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं जो लिखित में उपलब्ध हैं, जो हर आदमी के पास है, सबके मोबाइल में है। याद करिए कैसे उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर तमाम झूठ बोले, मुसलमानों को लेकर कैसी कैसी टिप्पणियां करते हैं, विपक्षियों पर कैसे कैसे झूठे आरोप लगाते हैं, ये हम सब ने देखा है। मगर अभी का मामला यह है कि उन्होंने छोटी आंख को लेकर कुछ टिप्पणियां की हैं जो कि नस्लीय भेदभाव की तरफ इशारा करती हैं। प्रधानमंत्री शायद भूल गए कि जिन लोगों पर वो नस्लीय टिप्पणियां कर रहे हैं उसी तरह की आंखों वाले अपने देश में भी हैं, अपने देश के नागरिक भी हैं, यानी हमारे अपने भी हैं। और यदि ऐसे अपने न भी हों तो भी क्या कोई इस पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी ओछी टिप्पणी कर सकता है? करना चाहिए। सोचिए ये पीएम पद की गरिमा का कितना ज्यादा गिराना है। दरअसल आज की इस वीडियो में मैं कोई खबर लेकर नहीं आया हूं, किसी खबर का एनालिसिस लेकर नहीं आया हूं। आज के इस वीडियो में मैं एक पत्र लेकर आया हूं। ये पत्र एक महिला पत्रकार संगीता बरुआ ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखा है। खुला पत्र है। दरअसल जब मैंने इसे पढ़ा तो लगा कि इस पत्र में लिखी बातें और इसके भीतर छुपा हुआ दर्द हम सबको महसूस करने की जरूरत है। एक नागरिक के रूप में जब आप ही का चुना हुआ प्रधानमंत्री आपके शारीरिक बनावट और कपड़ों से पहचानने लगे, भेदभाव की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, चिढ़ाने लगे तो बात बहुत आगे निकल जाती है। संगीता बरुआ ने इस पत्र में बहुत कुछ लिखा है। एक गुजराती आज प्रधानमंत्री है। उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे घर में एक गुजराती की तस्वीर दशकों से लटकी पड़ी है। और भी बहुत कुछ इस पत्र में है। आप सभी से अपील है कि आखिर तक सुनिएगा क्योंकि यहाँ लिखी बातें सुनकर किसी भी जिम्मेदार नागरिक का कलेजा पसीज जाएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए नागरिक का कर्तव्यों और समझ से नागरिक होना जरूरी है। पैदा होने वाली मिली हुई नागरिकता तो अंधभक्तों के पास भी है, उनके पास भी है जो देश में तानाशाही लागू करने की वकालत करते हैं। इस पत्र को मैंने 2 बार पढ़ा। इसके बाद इच्छा हुई कि आप सभी के साथ इसकी बातें शेयर करनी जरूरी है, इसलिए आखिर तक सुनिएगा। और इस पत्र के आखिरी लाइन में संगीता बरुआ ने जो लिखा है उसे जोरदार तमाचा कह सकते हैं, इसलिए वहां विशेष फोकस रहे। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। 2 सेकंड लगता है, ये काम अभी निपटा लीजिए, इसी से आपका चैनल मजबूत बना रहेगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि संगीता बरुआ पिसारोती भारतीय पत्रकार हैं। वर्तमान में द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर्स के रूप में कार्यरत हैं। सामाजिक, राजनीतिक और मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों पर गहनता से खोजी पत्रकारिता के लिए जानी जाती हैं। मणिपुर में जातीय हिंसा, राजनीतिक घोटाले और सामाजिक अन्याय जैसे विषयों पर विशेष काम किया है। इन्होंने मणिपुर से संबंधित और एन बीरेन सिंह यानी वहां के पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित विवादों समेत कई चीजों का उजागर किया है, यानी काम में उत्कृष्टता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि टॉप क्लास की पत्रकारिता करती हैं। मगर जब भारत के प्रधानमंत्री ने छोटी आंख को लेकर टिप्पणी की तो ये बात सीधे संगीता बरुआ के दिल में लगी और इस बात का पता उनके इस पत्र से चलता है। संगीता लिखती हैं कि हे प्रधानमंत्री, मैंने मंगलवार 27 मई को गुजरात में दिए गए आपके भाषण को सुना, देखा। इस भाषण में आपने जो बोला है, जो कहा है, छोटी आंखों और ऐसी आंखें जो खुलती ही नहीं है, इन संदर्भों को सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। पूर्वोत्तर भारत का होने के नाते मुझे दुख पहुंचा है। आगे इन्होंने बताया है कि आप गृह राज्य गुजरात में भाषण दे रहे थे। मुझे दुख क्यों पहुंचा ये बताने के लिए पहले आपको याद दिला दूं कि गुजरात से दूर असम में मेरे पारिवारिक घर में बचपन के दिनों से ही मैंने ड्राइंग रूम की दीवार पर एक गुजराती की बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई देखी है। हर शाम मेरे पिता घर में लगे सभी देवी देवताओं की तस्वीरों पर अगरबत्ती लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि मेरे परिवार में जिस गुजराती की पूजा की जाती है वो कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी है। यानी संगीता बरुआ अपने
अपने इस पत्र में प्रधानमंत्री को बता रही हैं कि एक वो गुजराती थे जो पिछले कई दशक से मेरे घर में पूजे जा रहे हैं, और एक आप गुजराती हैं जो हम जैसे न जाने कितने पूर्वोत्तर वासियों का दिल दुखा रहे हैं, उनकी आंखों का साइज बताकर। आगे की कहानी सुनते जाइए, बड़ी दिलचस्प है। संगीता लिखती हैं कि मेरे पिता अब 93 वर्ष के हैं, पूजा वाला काम रोज करते हैं, और जब भी कोई हमारे यहाँ आता है तो ये बताना नहीं भूलते हैं कि साल 1921 में असम की अपनी पहली यात्रा के दौरान महात्मा गांधी हमारे घर में एक छोटा सा दौरा करके गए थे। मेरे दादाजी ने महात्मा गांधी के आह्वान पर विदेशी शक्तियों से लड़ने के लिए कांग्रेस की सदस्यता ली थी, और हाँ, विदेशी सामान का बहिष्कार भी किया। संगीता लिखती हैं कि प्रधानमंत्री जी, मुझे यकीन है आप महान नागा स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू के बारे में जानते होंगे। जब अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमे डाल दिए, लड़ने के लिए कोई वकील नहीं था, तो मेरे दादाजी ने जेल से उनकी रिहाई के लिए साथी नागाओं के साथ रंगून हाईकोर्ट तक का चुनौतीपूर्ण रास्ता तय किया था। विदेशी ताकतों के अधीन हमारा देश था, वकीलों को भी आरोपी के साथ जेल में डाल दिया गया था, यानी मेरे दादा भी जेल चले गए। इस लड़ाई को देखकर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मजबूर हुए गाइदिन्ल्यू के नाम के आगे रानी जोड़ दिया, यानी गाइदिन्ल्यू के नाम में रानी पंडित नेहरू की देन है, उन्हें ऐसा करना ही पड़ा। संगीता लिखती हैं कि ये बातें याद दिलाने की जरूरत इसलिए थी कि हम मजबूत नेताओं और बदलाव लाने वालों के साथ जो संबंध बनाते हैं, उनमें वे लोग दूसरे क्षेत्र या दूसरे समुदाय से भी संबंधित हो सकते हैं। इतने बड़े देश के लोगों की एकता और एकजुटता को जीवित रखना, जिसका हम सभी हिस्सा हैं, इस पर हमें गर्व है। हम सभी इस देश का हिस्सा हैं, चाहे हमारी आंखें छोटी हों या बड़ी। संगीता ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी, पूर्वोत्तर के कई लोगों की तरह मैं भी इसी तरह की जिंदगी जीती हूँ। संयोग से मुझे इस क्षेत्र से बाहर का साथी चुनना पड़ा, मगर मैंने कभी उनकी आंखों के आकार को नहीं देखा, और मुझे यकीन है कि उन्होंने भी ऐसा नहीं किया होगा। आपको बता दूं कि हमने एक दूसरे की आंखों में जो देखा वो एक जैसा प्यार था, सम्मान था। यानी संगीता बता रही हैं कि संयोग से उनके जीवन साथी दूसरे क्षेत्र से आते हैं, भारत से, मगर एक दूसरे का साथ आंखों का साइज देखकर नहीं है। अब सवाल यह है कि विश्वगुरु को ये बातें कहाँ समझ में आने वाली है। आगे सुनिए, कुछ और महत्वपूर्ण बातें इन्होंने लिखी हैं। अपने पत्र में इन्होंने लिखा है कि 27 मई के अपने भाषण में भले ही आपने गणेश की छोटी आंखों और ऐसी आंखें जो खुलती ही नहीं है कहकर चीनी लोगों का अप्रत्यक्ष संदर्भ दिया हो, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये मेरे जैसे छोटी आंखें वाले भारतीयों पर भी लागू होता है। आगे संगीता लिखती है कि राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में भी पूर्वोत्तर के लोगों को लगभग हर दिन सड़कों पर नस्लवाद और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अपना ही उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अक्सर मध्य दिल्ली में राह चलते कुछ अनजान लोग रोक लेते हैं और अंग्रेजी में पूछते हैं कि मैं किस देश से हूं, क्या मुझे करेंसी एक्सचेंज करवाना है, क्या सस्ता होटल या घूमने के लिए टैक्सी की जरूरत है। अब कोई कह सकता है कि आपने किस तरह के कपड़े पहने थे, मगर कपड़े पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी भारतीय पोशाक मुझे दिल्ली में इस तरह की आकस्मिक सड़क नस्लवाद से नहीं बचा पाई है। यानी संगीता बरुआ बता रही हैं कि पूर्वोत्तर के लोगों, उनके चेहरे की बनावट जो कि देश के अन्य हिस्सों से जरा अलग है, उन्हें देश की राजधानी में किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने लिखा कि मैं आंखों में काजल लगाए बिना कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती, ताकि सड़क पर निकलने पे मेरी आंखें छोटी न दिखें, ऐसी न दिखें जिन्हें कुछ लोग बमुश्किल खुली हुई आंखें समझते हैं। प्रधानमंत्री जी, मुझे नहीं पता कि आपको इसकी जानकारी है कि नहीं, दिल्ली के लाजपत नगर में अरुणाचली युवक नीडो तानिया की दुखद मौत के बाद केंद्र सरकार द्वारा गठित देश बरुआ समिति की रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया कि बड़े शहरों में पूर्वोत्तर के लोगों के लिए प्रयुक्त नस्लवादी शब्दों में चिंकी और चाइनीज जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ छोटी आंखें जैसा शब्द भी हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार किसी शब्द की जरूरत भी नहीं होती, चिढ़ाने वाला अपनी आंखों के कोनों को उंगलियों से दबा देता है, यानी इस तरह से हल्का सा दबा देता है, यानी इशारे में चिढ़ा देता है, यह दिखाने के लिए कि तुम छोटी आंख वाले हो। ऐसी आंखें जो बमुश्किल खुलती हैं। ऐसा ही इशारा आपने अपने भाषण में किया, इस्तेमाल किया। यदि आपने प्रधानमंत्री का वो भाषण सुना हो तो देखा होगा हुजूर इस तरह से दबा के बता रहे थे, छोटी आंख। अपना एक और दुखद अनुभव शेयर करते हुए इन्होंने लिखा है कि कोविड-19 के दौरान मेरे क्षेत्र के कई लोगों को दुकानें और मकान किराए पर नहीं दिए जा रहे थे, उन्हें घरों से निकाला गया। कुछ लोगों पर तो शारीरिक हमले भी किए गए, उन पर थूका गया। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो चीनी दिखते थे, यानी आंखें छोटी थी, और ये महामारी चीन से आई थी। जब देश में पहले से इस तरह की चीजें चल रही हूं, ऐसे में प्रधानमंत्री के रूप में सार्वजनिक रूप से आपका छोटी आंखों का मजाक उड़ाते हुए देखना दुखद है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अलग अलग शहरों में लोग हमें चिंकी और चीनी कहते हैं। वैसे भी किसी समुदाय या लोगों के ग्रुप के बारे में इस तरह की जातिवादी भाषा का इस्तेमाल करना किसी भारतीय प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देता है, चाहे वो भारतीय हो या नहीं हो। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी व्यक्ति को इस तरह से नस्ले भेद
भेदभाव के आधार पर टिप्पणी करना आपके पद को शोभा नहीं देता। संगीता लिखती है कि चीन से भारत का आर्थिक मुकाबला है, ये सही है, होना चाहिए, लेकिन इस लड़ाई में आंखों की साइज का कोई जगह नहीं है। अभी कुछ साल पहले ही साबरमती के किनारे झूले पर बैठकर आप छोटी आंख वाले चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग पर अपनी बड़ी बड़ी आंखें गड़ा रखे थे, झूले पर बैठकर ठहाके लगा रहे थे। आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी कि आपकी कैबिनेट में भी छोटी आंखों वाले मंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल से लेकर किरेन रिजिजू तक। साल 2018 में जब आपकी सरकार ने चीन के दबाव में कथित रूप से रिजिजू को नई दिल्ली में एक आधिकारिक समारोह से बाहर रखा था, तो मेरे क्षेत्र के कई लोग इस बात से परेशान और दुखी हुए। नई दिल्ली चीनी दबाव के आगे टिक नहीं पाई। अरुणाचल प्रदेश रिजिजू का गृह राज्य है, एक भारतीय राज्य है और हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को अलग रखते हुए देश के शीर्ष नेता द्वारा नस्लवादी बयानों को आज के समय में सार्वजनिक भाषण में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोणों से बुरा है। याद रखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पोशाक पर सवाल उठाया तो दुनिया भर में कितनी बेइज्जती हुई। आगे इन्होंने भगवान गणेश की छोटी आंखों को लेकर भी कुछ बातें कही हैं। लिखती हैं कि गणेश एक बौद्ध देवता भी हैं, जिन्हें दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया में भी पूजा जाता है। वहां लोगों की आंखें छोटी होती हैं। यहां तक कि कई भारतीय मठों में भी, जो लद्दाख का सबसे पुराना मठ कहा जाता है, वहां पर भी गणेश दीवारों पर छोटे चित्रों में मौजूद हैं, वो भी छोटी आंखों के साथ। इन्होंने लिखा है कि चीन में गणपति अनुष्ठान होते हैं। फ्रांसीसी बौद्ध धर्म विशेषज्ञ ने बताया है कि चीनी बौद्ध धर्म ग्रंथों में कम से कम 12 ग्रंथ विनायक या गणपति को समर्पित हैं। लेखक ने यह भी लिखा था कि गणेश नाम यहाँ कहीं नहीं आता है, यानी विनायक या गणपति ही प्रयोग में है। पत्र में आगे इन्होंने लिखा है कि मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारा देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की आशा रखता है और इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर आत्मनिर्भरता की यात्रा शुरू करनी चाहिए। आपकी बात सही है, खाली दिवाली की लाइट्स और होली के रंग और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों जैसे सस्ते चीनी सामान से ही नहीं, बल्कि सभी विदेशी सामानों से दूरी बनानी चाहिए और इनका एक अच्छा समकक्ष यानी मेड इन इंडिया होना चाहिए। इस देश ने एक ऐसा समय भी देखा है जब लोग HMT घड़ियां बुक करके महीनों तक उसकी डिलीवरी का इंतजार करते थे। भारत में बनी कारों और स्कूटरों के साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन ये यात्रा यानी आत्मनिर्भरता की यात्रा, विदेशी सामानों को छोड़ने की यात्रा क्या आपसे शुरू नहीं होनी चाहिए, जैसे गांधी के साथ हुई थी जब उन्होंने विदेशी सामानों का इस्तेमाल बंद करने का आह्वान किया था। अच्छा, यहीं पर आपको एक बात याद दिला दें, ध्यान रखना चाहिए कि महात्मा गांधी ने जब लोगों से विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए कहा था तो सबसे पहले उन्होंने इस बात को अपने भीतर उतारा और उनका यही फार्मूला था कि हम जो बदलाव लाना चाहते हैं हमें सबसे पहले उसे अपने भीतर उतारना चाहिए। यदि हम उस फार्मूले को अपनाते नहीं हैं तो हम किस मुंह से दूसरों को राय देंगे। वही बात इन्होंने लिखी है कि पहले आप तो शुरुआत करिए हुजूर। चारों तरफ चर्चा है कि आप मोवाडो की घड़ी पहनते हैं, विदेशी कंपनी का धूपी चश्मा लगाते हैं, मोंट ब्लॉक की कलम इस्तेमाल करते हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी चर्चा होती है। बाकी आप तो जानते ही हैं हुजूर गाड़ी कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। तो कृपया सबसे पहले इन चीजों को मेड इन इंडिया से बदलिए और हाँ, जंगलों में घूमते हुए जो टोपी आप पहनते हैं उसको भी बदल दीजिए। और इसके लिए संगीता बरुआ ने एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का भी सुझाया है। उन्होंने बताया है कि पूर्वोत्तर में हर एक समुदाय की अपनी टोपी होती है। यदि आप अपनी काउबॉय टोपी को मेरे क्षेत्र की टोपी से बदलना चाहें तो इससे वास्तव में स्वदेशी परंपराओं और मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा मिल सकता है। विकल्प बहुत सारे हैं, जो चाहे चुन लीजिए। अगली बात को जरा और ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने दिल में बिठाने की जरूरत है। संगीता लिखती है कि मैंने ये खुला पत्र क्यों लिखा ये भी बता देती हूँ। भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सभी लोकतंत्रों की जननी है। मेरी भाषा में कहें तो लोकतंत्र की अम्मा है। प्रधानमंत्री की भाषा में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसे लोकतंत्र में एक आम नागरिक को अपने चुने हुए प्रधानमंत्री से सवाल करने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए मैंने ये खुला पत्र आपके नाम लिखा, एक आम नागरिक के रूप में जो कि पूर्वोत्तर से आती है। मैंने आपसे एक संवेदनशीलता के बारे में सवाल किया है जिसे आप 27 मई के अपने सार्वजनिक भाषण में स्पष्ट रूप से अनदेखा कर देते हैं। आपके छोटी आंख वाले भारतीय के रूप में मैं आहत हूँ। आशा करती हूँ कि आप इस पर विचार करेंगे और अपना रास्ता ठीक करेंगे, सुधार करेंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को सिर्फ ये बात करते हुए नहीं दिखना चाहिए कि सभी भारतीयों को पूर्वोत्तर के लोगों के साथ बिना भेदभाव के व्यवहार करना चाहिए, बल्कि उन्हें खुद भी ऐसा करते हुए दिखना चाहिए अपने शब्दों और कार्यों में, ताकि दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन सके। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि महोदय, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मुझे उम्मीद है कि आपको खुला पत्र लिखने के कारण मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वैसे भी सोशल मीडिया पर ट्रोल होना तय है और कौन जानता है कि आपकी पार्टी से जुड़े हुए उत्तर पूर्वी साथी भी आपकी टिप्पणी पर
नाराजगी जताने के कारण मेरे पीछे पड़ जाएं। हो सकता है कि मुझे चीन समर्थक भी कह दिया जाए। तो ये था पूर्वोत्तर से आने वाली एक महिला पत्रकार का दर्द, जो अपने अधिकारों को न सिर्फ समझती हैं बल्कि जन जन के अधिकारों के लिए आवाज भी उठाती हैं और भारत के प्रधानमंत्री के भाषण से आहत हैं, नस्ली टिप्पणी से आहत हैं। वैसे सवाल ये भी है कि अगर चीन को संदर्भित करते हुए कुछ कहना भी था तो हुजूर डायरेक्टर नाम ले लेते। चीन का नाम लेने से इतना डर क्यों है? बहरहाल, जब चीन ने हमारे 20 जवानों को मार दिया, हमारी जमीन कब्जा कर लिया, तब हुजूर की जबान से चीन का नाम नहीं निकला। अभी चीन जब पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हो गया तब भी चीन का नाम इनकी जबान से नहीं निकला। तो अब क्या निकलेगा? क्योंकि अब तो चीन और पाकिस्तान दोनों घोषित तौर पर भारत के खिलाफ हो गए। प्रधानमंत्री की टिप्पणी और पत्रकार संगीता बरुआ के खुले पत्र पर आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।